उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बनाया गया है। जब यह बांध बन रहा था तो पूर्वांचल को राहत मिलने की बड़ी उम्मीद की गई थी। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की रिपोर्ट की माने तो जब बांध बन रहा था तो टिहरी कस्बे और उसके आसपास के 23 गांवों को पूर्ण रूप से तथा 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से जलमग्न कर दिया था। मोटे तौर पर इस बांध को बनाने में 8,600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। टिहरी कस्बे के 23 गांव पूरी तरह से और 72 गांव आंशिक रूप से डूब गए थे। 85,600 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। 52,000 हेक्टेयर भूमि जलाशय क्षेत्र में चली गई थी, जिससे 1600 हेक्टेयर भूमि पर इनमें से 1600 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी। बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे इस परियोजना को भेंट चढ़ गए थे। यह परियोजना 2006 में पूरी हुई। माना जा रहा था जब यह परियोजना पूरी होगी तो पूर्वांचल के हर जिले में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की भयावहता कम होगी। आज परियोजना का पूरे हुए लगभग 17 साल बीत चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम विश्लेषण करें इस परियोजना से पूर्वांचल वासियों ने क्या पाया है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM के साप्ताहिक एपिसोड लोकल कनेक्ट पर चर्चा। इस एपिसोड में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों का लोकल कनेक्ट तनाशते हैं। हम देखते हैं किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय या मुद्दे स्थानीय स्तर पर हमें कितना प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आज हम टिहरी बांध परियोजना के अवकाश प्राप्त GM ओम शंकर मौर्य से समझने की कोशिश करेंगे इस बांध ने पूर्वांचल के लोगों के जीवन को कितना आसान किया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि बांध बनने के पहले की स्थितियों और बांध बनने के बाद की स्थितियों में क्या बदलाव आया है, आम लोगों का जीवन कितना आसान हुआ है। थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करा सकते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया इस एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। अभी आप टिहरी बांध के बारे में कुछ बता रहे थे, जिसमें कुछ चीज़ें हम और आपको ऐड करना चाहते हैं। जिसमें 23 गांव आपने बताया था पूर्ण रूप से हुए, 23 गांव ने 37 गांव हुए हैं, करीब 37 गांव। अच्छा। और जो 72 गांव हैं आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जलमग्न नहीं। अच्छा। मतलब 37 गांव तो जलमग्न हो गए या हम पूरी ज़मीन ले ली उनकी। उसमें 2-3 गांव ऐसे हो सकता है कि पूरी ज़मीन ले गई लेकिन जलमग्न नहीं हुए। लेकिन जो आप बता रहे हैं 72 जो गांव हैं वो जलमग्न नहीं हुए, आंशिक अफेक्टेड, उनकी ज़मीन ली गई। उसमें से कुछ ज़मीन गई और कुछ नहीं गई। अच्छा। जो 50% ज़्यादा ज़मीन गई तो उनको मान लिया कि विस्थापित हो गए। 50% कम गई तो उनको विस्थापित नहीं किया हमने। तो आप सारे उसको मैं नहीं मान सकते कि 23 गांव पर जलमग्न हुए हैं। पार्शियली उसका कुछ इफेक्ट हुआ है, पार्शियली। अच्छा सर, वो जो 52,000 हेक्टेयर क्या है उस पर भी? हाँ, 52,000 जो आप बता रहे हैं हेक्टेयर, वो 52,000 ज़मीन तो इसके लिए नहीं ली गई है। इस जलाशय का क्षेत्र ही 42 स्क्वायर किलोमीटर है। 42 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 4200, यदि आप समझें इसको बदलें हेक्टेयर, 42 हेक्टेयर होता है। 10-20% और ले 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है जो ज़मीन ली गई इसके लिए, ठीक है ना। जो 52,000 आप बता रहे हैं वो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट है, जो जहाँ पे बांध में जहाँ जिन से कैचमेंट एरिया से पानी आता है उसका ट्रीटमेंट किया गया 52,000 में, ये ठीक है सर। ये इसमें आपने दिया तो, और टोटल खर्चा जो रिहेबिलिटेशन का इसमें है करीब 1500। इसमें आपने जो 8,600 बताया वो टोटल प्रोजेक्ट का है। टोटल जो हमारा फर्स्ट स्टेज बना उसका खर्चा है, जबकि इसका 1525 है जो रिहेबिलिटेशन हमने किया उसका खर्चा 1525 करोड़ रुपये है। अब आपने पूछा कि इसका कंपैरेटिव स्टडी बनाए, क्या हुआ आप पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ, अब बिफोर समझिए कि हमने डैम नहीं बनाया था तो क्या होता था, जो पानी ये जो हम अभी एक जो डैम बनाया उसमें करीब 2620 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर कर लेते हैं, स्टोरेज डैम है। ये नहीं बना होता तो ये सारा पानी कहाँ जाता, सारा पानी जाके ये नदियों की, जिस नदी के सारे गंगा नदी के किनारे होते हुए समुद्र मिल जाता है। और बीच में पानी जो है कहीं न कहीं किस सीजन में बाढ़ उत्पन्न करता है। जब जहाँ से नदी जाती थी ये उत्पन्न होता था, पानी जाके समुद्र में मिल जाता था। मतलब एक फ्रेश वाटर जो हमारा बारिश का पानी माना जाता है, सबसे अच्छा पानी माना जाता है, ये पानी सीधा समुद्र में जाके खारा पानी बन जाता था। वहाँ समुद्र का लेवल ऊँचा करता था।
वहाँ से परेशानी होती थी। अब हमने डैम बनाने के बाद इस पानी को उपयोग हम सिंचाई में जनरेट करते हैं। सिंचाई में तो उसका अंडरग्राउंड उसका चार्ज आता है, तब पानी बाहर न जाके हमारा अंडरग्राउंड टेबल को चार्ज करता है ये। अच्छा, क्या ये पूर्वांचल में भी वो जो पानी स्टोर रहता है उसको क्या हम पूर्वांचल में भी अपनी ज़रूरत के समय में ले सकते हैं? नहीं, ये देखिए पूर्वांचल देखिए जहाँ से नदी गुजर रही है वहाँ तो ये नुकसान कर सकता है। जो वाटर टेबल तो नीचे ज़मीन के नीचे तो पानी सबके लिए है इकट्ठा हो रहा हो तो नहीं। दो चीज़ें ना, एक तो जो नज़दीक का एरिया है, सपोज ये बांध बना है, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका वाटर लेवल हो सकता है मेंटेन हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारा जब तक 2620 मिलियन क्यूबिक वाटर हम एक साल में रेनी सीजन में, बरसात सीजन में जो परेशानी बह जाती है उसको इकट्ठा करते हैं, वो पानी हम सिंचाई में पानी की व्यवस्था में देते हैं। तो सिंचाई में गया तो ज़मीन के अंदर जाता है, वो नहीं सिंचाई होती तो क्या होता, नहीं तो समुद्र में चला जाता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप बता रहे कि इससे फ़ायदा एक तो हुआ कि फ़ायदा क्या हुआ इससे, कंप्लीट फ़ायदा बात पूछ रहे थे मेरे से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अभी 1600 हेक्टेयर में आपने बताया कि ज़मीन ली गई इनकी, ली गई ना आपने। फैमिली करीब 5300 जो रूरल की है, यदि दूसरा से निकालेंगे तो होल्डिंग आदमी की आती है 0.8 एकड़। एवरेज होल्डिंग ज़मीन की 0.8 एकड़ हुई। हमने इनको दिया है 2 एकड़ हर आदमी को। 2 एकड़ ज़मीन दी गई, सिंचित ज़मीन दी गई, देहरादून के इलाके में दी गई, जैसे आपका जौली ग्रांट के एरिया में है, भानिया वाला, राय वाला, इन जगहों पर दी गई जहाँ अच्छी ज़मीन है। जौली ग्रांट समझ रहे हैं? हाँ, जौली एयरपोर्ट है। हाँ, एयरपोर्ट है। उस कीमत जो दी गई आपको उसमें जौली ग्रांट और इन चीज़ों में, तो आप समझिए कि 0.8 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर, 0.8 एकड़ और 2 एकड़, 2 एकड़ दिया, सिंची ज़मीन दिया, पूरी कॉलोनी बना कर दिया, और उसमें बाकायदा नहर है, उसमें बिजली की व्यवस्था है, चिकित्सालय है, स्कूल है, पंचायत घर है, सारी सुविधा बना कर दी गई। तो ये जो कह रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी, पहले रिहेबिलिटेशन का थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। अब आप इस तरह से शहर में भी जो एंटिटी जो बना है, न्यू टेहरी टाउन बना है, टेहरी डूबा, टेहरी से जो लोग विस्थापित, उनका अर्बन रिहेबिलिटेशन, शहरी विस्थापन कहते हैं उसको। टेहरी में ज़मीन करीब 100 एकड़ थी। अब हमने जो जहाँ इन लोग बसाए, नए टेहरी नगर बसाए और जगह जो बसाया, वो लगभग 500 एकड़ ज़मीन ली गई है। टिहरी में जो छोटी छोटी बस स्टैंड एक छोटा सा था, उसके जब बड़ा बस स्टैंड बना, आप जाके देखेंगे आप तो नई टिहरी में जो एरिया है वहाँ बड़ा बस स्टेशन बनाया गया, स्कूल बनाया गया। यूनिवर्सिटी छोटी सी थी, उसके यूनिवर्सिटी का कैंपस होता था, उसके मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी बादशाही थॉल टिहरी बनाया गया है। तो काफ़ी सुविधाएं बढ़ा दी गई उसमें आपको। वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसमें हमारे झील बना, झील में वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, होटल बिजनेस फ्लैश कर रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो काफ़ी ये चीज़ें हुई अच्छी, जो अंडरस्टैंडिंग देने के बाद जो आप कह रहे थे, हमने पूरी वहाँ पे काफ़ी हम दिन वहाँ रहे हैं। तो जो हमारे समय शुरू के दिनों में जो हमारे साथ जो ठेकेदार काम करते, छोटे छोटे वर्क ऑर्डर पर काम करते थे, यदि आप जाएंगे तो आज सब बड़े बड़े ठेकेदार हो चुके हैं। उस एरिया का बहुत बड़ा विकास हुआ है, उस डैम बनने से जो आसपास का एरिया बहुत विकास हुआ है। सर, हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, हाँ, हम लोकल कनेक्ट करना चाह रहे थे। हमने वहाँ के टिहरी वालों को जो फ़ायदा हुआ है आपने ये समझाया। हम जानना चाह रहे हैं पूर्वांचल, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप गोरखपुर बताएं, जौनपुर, बनारस और सारा पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, देखिए उनको जो फ़ायदे के सेंस में क्या है, देखिए पहले तो मैं जो जहाँ से गंगा नदी गुजरती है उस एरिया में तो हमने रोक लिया बाढ़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरिद्वार से लेकर सबसे बड़ा फ़ायदा हमें बाढ़ रुक गई, बाढ़ का समस्या नहीं रहेगी उधर के। दूसरा, हम उस डैम से बिजली बना रहे हैं। डैम जो पानी नुकसान होता था उसकी वजह से हम बिजली बना रहे हैं, जिसमें कि हम बिजली का 2400 मेगावाट हम का टोटल हमारा है। 6000 मिलियन यूनिट बनाना था, जिसको हम करीब 4000 ही बना रहे हैं अभी, 4 मिलियन यूनिट। तो बहुत बड़ी बिजली की समस्या हम दूर कर रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा, क्या टिहरी से बनने वाली बिजली जो है हमें पूर्वांचल या यूपी के लोगों को मिल रही है? बात टिहरी सीधा नहीं मिलती है, ये ग्रिड में भेजा जाता है। जो सारी बिजली जो आती है ग्रिड में जाती है, उस ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो। तो उसमें सबको मिलता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि पूर्वांचल को नहीं मिलेगा। जो ग्रिड में जाती है, ग्रिड से व्यवस्था होती है। सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली बनाई जाती है वो हम कहते हैं इसको पीक एनर्जी कहते हैं। पीक एनर्जी का मतलब होता है कि
3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, जो सबसे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस समय इस बिजली को पैदा करते हैं। अच्छा। यदि आप उससे क्या कहते हैं, यदि थर्मल से बनाते हैं तो थर्मल में एक बार चालू हो गया तो उसको बंद नहीं कर सकते आप। लेकिन जब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसमें हम इस पीकिंग एनर्जी जो होती है हमारी हाइड्रो से, वो हम पूरा करते हैं। मतलब ज़रूरत के समय ही प्रोड्यूस करते हैं, उससे 100%। हाँ, ज़रूरत के समय पूरा करेंगे, जरूरत हो तो बंद कर देंगे, तो बंद वो तुरंत चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हाइड्रो में फ़ायदा है इसका। अच्छा। मतलब और जो फ़ायदे उसमें हुए बता दूं, मैं थोड़ा सा फ़ायदा बता ही रहा तो बता रहे हैं आपको कि हमने बांध जो बनाया उससे कि हमने सिंचाई पीने का पानी दिल्ली को और उत्तर प्रदेश को देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिंचाई करते हैं कि 2.7 लाख हेक्टेयर ज़मीन वेस्ट में प्लस 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन का जो पुरानी जहाँ पे जाल नहरों का जाल था उनको हमने स्टेबलाइज़ किया है। ये तो हो गया सिंचाई का, पानी का हो गया। फिर जो आपका जो धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य जैसे आपका कुंभ आ गया या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो देवप्रयाग, उत्तराखंड नाम सुना होगा, देवप्रयाग से लेकर प्रयागराज तक हम जब भी ऐसा काम होता तो हम पानी देते हैं उनको डैम से। अच्छा। तो ये भी काम पूरा होता है। उसके बाद क्या है कि जो नीचे जो हमारे इस डैम के या जो प्रोजेक्ट के नीचे जो भी पावर हाउस है उनमें भी पानी की चूंकि रेगुलेट पानी की समस्या काफ़ी दूर हुई तो उनके जो जनरेशन बढ़ गया, 200 मिलियन यूनिट का उनका जनरेशन बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। और रिहेबिलिटेशन हम बता ही दिया आपको कैसे फ़ायदा हुआ उनको। शहर में भी हमने उनको प्लॉट दिया, दुकानें दी, सब दिया उनको। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आज यदि आप जाके देखेंगे वहाँ पे तो उनके जीवन में काफ़ी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। यदि आप पुरानी तुलना करते हैं पहाड़ के भयावहता से, जो पहाड़ में जो लोग रहते थे उनको यहाँ पे जो अभी जगह मिली है उनमें आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लाइफ है। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी की ज़मीन जो ले ली गई, किसी के अपने जो कितने सदियों से वो रह रहे थे या सालों से, उस कमी को तो हम नहीं पूरा कर सकते। उस जो लोकल जो होता है जुड़ाव नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हमने काफ़ी कुछ कमी को पूरा किया है, इसको छोड़कर मान के। अच्छा सर, एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, जिस जगह पे ये बांध बना हुआ है जी जी, वो उसे सबसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। जी जी। क्या कोई ऐसी व्यवस्था की है कि वो भूकंप से होने वाली तबाही को या भविष्य में जो भूकंप की आशंका रहती है उससे होने वाली तबाही को कम कर सके? जी जी जी। कोई ऐसा सिस्टम? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी की जिज्ञासा रहती है। तो मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लोग पहाड़ के इस बात को लेकर रहते हैं और उस समय जो विरोध भी हो रहा था टिहरी बांध का, इसीलिए हो रहा था कि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, कभी भी अगर बड़ा भूकंप आया और डैम टूटा तो बहुत बड़ी तबाही मचाएगा। चलिए आपके इसका जवाब देते हैं हम आपको। चलिए, बांध को हम एक सेस्मिक जोन 4 बोलते हैं, उसमें है ये निश्चित रूप से एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप आता रहता है। लेकिन इस डैम को जो हमने बनाया है, इसको सेफ बनाए 8 रिक्टर स्केल होता है। रिक्टर स्केल में जब नापते हैं जो मैक्सिमम होता है 8+ रिक्टर स्केल के लिए हमने इसको बनाया है। यदि कोई भी अर्थक्वेक डैम के नीचे ही, डैम के नीचे 15 किलोमीटर के आसपास हो तो भी हमारा डैम सेफ है। आप समझिए इस चीज़ को। डैम के नीचे दूर नहीं, ईपी सेंटर होता है ना, ईपी सेंटर डैम के नीचे 15 किलोमीटर हो तो भी डैम सेफ है। अच्छा। पहले बात तो यह है, ये कोई पहला डैम नहीं है जो कि हमने इतना बड़ा बनाया है। अर्थ एंड रॉकफिल डैम हम जो कहते हैं, अर्थ एंड रॉकफिल डैम में इसको बनाने में सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी जो क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी होती है स्लम्पिंग की। आप देखिए, यदि मिट्टी को या पत्थर को यदि आप एक बाल्टी में रख कर उसको हिलाएं, क्या होता है, थोड़ा दब जाता है, लेवल कम हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये एक इसकी नेचुरल क्वालिटी स्लम्पिंग की है, जो अर्थक्वेक की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। ये जो अर्थ एंड रॉकफिल डैम है, अर्थ एंड रॉकफिल, ठीक है, अर्थ रॉकफिल डैम में ही होता है। जब भी हम कोई बड़ा डैम बनाते हैं इस भूकंप प्रभावित क्षेत्र में, तो हमारी प्रथम चॉइस होती है अर्थ एंड रॉकफिल डैम की। इस तरह के डैम और बने हुए हैं। 335 मीटर हाइट का रोगुन डैम है,
अच्छा सर, सरल सब 335 मीटर का रोगुन डैम है, 300 मीटर का न्यूरेक डैम है, 261 मीटर का चिकोसेन डैम मैक्सिको में है। ये सारे डैम बने हुए हैं जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है, सब अर्थ एंड रॉकफिल डैम है, सेफेस्ट स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सरल शब्दों में इसके अलावा हमने क्या प्रावधान किए हैं बता दें पहले आप। इसके अलावा हमने क्या प्रावधान किया है इसमें, हमने इस डैम में एक बीच में क्ले कोर बनाया है। क्ले कोर होती है जिसमें कि जिसे आप देखते हैं गांव में क्ले होती है जैसे, तो क्ले को यदि आप लगा क्ले से पानी यदि नहीं निकलता है, क्ले माने मिट्टी से, तो उसका हमने एक ब्लेंडेड क्ले कोर बना डाला उसमें, जिसमें कि पानी जिसको सीपेज को रोक सके, वो डैम के बीच में डाला गया उसको, ठीक है ना। उसके बगल में हमने फाइन फिल्टर लगाया है। इनकी भूमिका क्या है, फिल्टर यदि कोई क्रैक मान लो हो गया मिट्टी वाले में, उसको हम ब्लेंडेड हमने बनाए, यदि उसमें क्रैक हो गया जैसे पानी बह रहा उसमें, तो वो जो आसपास के एरिया थोड़ा सा भीगेगा ना आसपास के एरिया, जब पानी जाएगा तो जो बड़े पत्थर गिर के उसको बंद कर देंगे। के कोर को हमने इस तरह से बनाया कि अपने आप बंद हो जाएगा वो, ठीक है पानी। दूसरा सेफ्टी क्या है कि यदि हमने जो फाइन फिल्टर है उसमें से जो सैंड है निकल कर जाएगी और उसमें उसको होल में भर जाएगी, बंद कर देगी उसको, और उसके दूसरी तरफ जो दूसरा डाउन स्ट्रीम फिल्टर लगाओ उस मिट्टी को निकलने नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या, यदि हमारी मिट्टी बहे नहीं तो हमारा सेफ स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने डैम में ये प्रोविजन किया हुआ है। उसके अलावा जो डेंसिटी होती है जो हमारी क्ले की, वो बहुत अच्छी तरह से उसको कंपैक्ट किया गया है। कंपैक्शन करने का मतलब ये होता है कि जो उसमें पानी की मात्रा बहुत कम रहे, उसमें पोर वाटर कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पोर वाटर तो प्रॉब्लम हो सकती है। 70% जो इसमें मटेरियल है, करीब हमने एक लगाया सेल मटेरियल बोलते हैं, उस सेल मटेरियल की डेंसिटी को हमने अचीव किया है 2.36 टन पर किलोमीटर, मतलब कंक्रीट के बराबर। आप सोचिए जैसा, उसका मतलब कि जैसे सेटलमेंट जब हो तो बहुत कम से कम हो और उसमें पोर वाटर प्रेशर ना हो। तो ये सब हमने लिया है, मेजर्स लिए हैं जिससे कि ये डैम प्रभावित ना हो कभी, है ना। सर, जो मुझे समझ में आ रहा है आप समझाने से जी, कि अगर भूकंप आता है तो जो थोड़ा बहुत डिस्पर्सन कह लीजिए वो मिट्टी में और उसके क्षेत्र में आएगा, वहाँ पे सैंड और क्ले जा करके उसको फिलअप करके और मजबूत बना देंगे, कुछ ये कहना नहीं। मैं कह रहा हूँ यदि डैम भूकंप आया तो हल्का सा स्लम्पिंग होगी इस डैम में, हल्का सा। स्लम्पिंग मतलब अप एंड डाउन? नहीं, डाउन अप तो नहीं होगा, हल्का सा जैसे हिलाते हैं कोई चीज़ तो क्या होगा, नीचे जाएगा ना, ज़्यादा डेंसिटी और अच्छी हो जाएगी, उससे कुछ होगा नहीं, और अर्थक्वेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हो, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं टूट जाएगी कोई चीज़, वो और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा सर, यदि भूकंप आने पर बांध टूटने की स्थिति बनती है तो पूर्वांचल के लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, और उससे बचाव के लिए क्या मेजरमेंट है, क्या तैयारियां की गई हैं? कुछ नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो जैसे वहाँ का क्षेत्र जहाँ टिहरी है, टिहरी में अगर कुछ होता है तो आपने वो कंडीशन बताई। अगर ये क्या कहा जाता है, भूकंप से बांध टूट रहा है, पानी ओवरफ्लो के इधर आ रहा है 1 मिनट के लिए, ऐसा मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के लोगों को जो नुकसान होगा उसके लिए कुछ ऐसी तैयारी? पूर्वांचल के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि टिहरी पहली बात तो टूटन नहीं है सर। टिहरी आप कहते हैं ऐसी बात होती है, तो इसके लिए इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है जो बनाया जाता है कि हर साल उस पर कार्रवाई होती है कि यदि बाढ़ के ऐसी स्थिति हो तो उसका पानी कहाँ तक किस फैलेगा, कितना दूर जाएगा। उसके लिए हर साल एक उनका गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कि एक इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है, उसके सब कार्रवाई की जाती है उसमें। टिहरी से वो ऋषिकेश पहुँचने में 10 घंटे लगेंगे पानी को पहुँचने में। टिहरी से यदि कोई ऐसी घटना होती है 10 घंटे लगेंगे, तो समय हमारे लिए काफ़ी है। और इसके लिए प्लानिंग हमारी हर डिपार्टमेंट अपना बनाता है कि क्या इसके लिए कार्य किया जाए, तो वो अपने डिपार्टमेंट के पास होगा उसमें। अच्छा। और पूर्वांचल को कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो जहाँ तक आएगा वो हरिद्वार ऋषिकेश तक ही होगा,
शुरू कर लेंगे उसको। अच्छा सर, जब बांध का निर्माण हो रहा था तो कई सामाजिक संस्थाओं ने विरोध किया था। उनके अंदर कुछ जिज्ञासाएं थी कि विस्थापन को लेकर के और बांध की से जो असुरक्षा की भावना थी उसको लेकर के उन्होंने अपनी असुरक्षा वाली बात व्यक्त भी की थी। तो उनको दर्द को कम करने के लिए, उनकी असुरक्षा की भावना को कम करने के लिए कुछ आप लोगों ने प्रयास किया था? चलिए, इस क्वेश्चन के इस प्रश्न आने से पहले एक थोड़ा चीज़ और बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ी चीज़ रह गई हमसे, कि बाढ़ में कैसे सुरक्षा होगी। बाढ़ जाए बाढ़ जैसे आया है, आपने जो नदी बाढ़ आता था वहाँ पे 2010, 2011, 2013 में हमने जो भी बाढ़ आई उत्तराखंड में, उसको हमने डैम की वजह से रोक लिया है। 2013 का नाम आपने सुना होगा, केदारनाथ में ट्रेजेडी हुई थी। केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी 2 दिन में, जून में हुई थी। 2 दिन में 25 मीटर पानी बढ़ गया था। 25 मीटर और 42 स्क्वायर किलोमीटर। या सोचिए कितना पानी है, अंदाज़ा लगाइए। 25 मीटर पानी हाइट जोड़िए और 42 स्क्वायर किलोमीटर, कितना पानी होगा उससे। यदि ये डैम नहीं होता तो आपका ऋषिकेश, हरिद्वार का जो मोस्ट ऑफ द इलाका बह गया होता है। अच्छा, इसके बारे में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ा फायदा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे उसमें रावत जी थे, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। हरीश रावत जी उन्होंने इसको किया था। तो ये इसका फ़ायदा कि जो अब 7500 क्यूमेक्स का बाढ़ उस समय आई थी और लेवल हमारे डैम में 775 हुआ था। उससे डबल बाढ़ आ जाए तो भी हम उसको रोक सकते हैं। 775 तो हमारा लेवल 840 का है और 815 तक जा सकते थे हम। इसका मतलब क्या है कि हम उससे ज़्यादा बाढ़, डबल आए बाढ़ को रोक सकते हैं। तो बाढ़ को हमने समस्या ख़त्म करते वक्त ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो उस क्षेत्र के लिए हुआ, टेहरी क्षेत्र के लिए, गढ़वाल के लिए कहिए आप, जो हमारा है उसके लिए। हाँ, क्या अनुभव आपने बोला आपने? हाँ, जैसे 2 चीज़, एक तो उन लोगों का विस्थापन का दर्द था और दूसरी वो जो समस्याएं की बाढ़ है और ये सब है, तो उनको अवेयर करने के लिए, उनको वो करने के लिए जो लोगों ने बात का विरोध किया था उसकी बात कर रहे हैं। बात का विरोध किया था विस्थापन के लिए। देखिए, हमने जब भी कोई काम हम करते हैं तो विरोध होना, जितना बड़ा प्रोजेक्ट बने, विरोध होना स्वाभाविक है। इस विरोध की वजह से जो भी उनके पॉइंट होते हैं, जो भी पॉइंट थे उनकी, उन पर अध्ययन किया गया। कमेटियाँ बनाई सरकार द्वारा, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे या केंद्रीय सरकार हो, तो कमेटियाँ बनाई गई। उन सब इस प्रश्नों का अध्ययन किया गया, उसके हिसाब से कुछ लगा चेंज किया गया उसको। अच्छा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जो भी प्रश्न उठते हैं उस प्रश्न का हमारे लिए फ़ायदा हुआ। डैम अथॉरिटीज़, मैं कहता हूँ उसका फ़ायदा हुआ, उसको हमने लिया, उसको समझा बूझा, उसमें जो भी कर सकते थे उसके हिसाब से कार्रवाई की गई। कुछ बदलाव किया था आपने? अब पुनर्वास के क्षेत्र में बता रहे हैं, पुनर्वास क्षेत्र में बदलाव तो नहीं, मैं कहता बदलाव हमारा जो बना हुआ था वो हमको पब्लिक को समझाना था कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इतने डैम बने हुए, आपको बताया ना, 3-4 डैम आपको बताया, बड़े डैम बने, हमसे बड़े डैम बने हैं इसी क्षेत्र में, चल रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये भी ऐसे होगा। तो वो एक समझाना था, प्रोविजन तो हमने सब किया हुआ था, लेकिन उनकी बात को समझना और उनको समझाना, ये वाली बात थी। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन की बात आप कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन में हमने एक जो प्लान आपको बताया था आपको कि भाई कि हमने बेहतर व्यवस्था दी थी, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं को देखते हुए 96 में एक हनुमंतराव कमेटी सरकार ने बनाया था, केंद्रीय सरकार ने। उसमें बहुत सारे और जो मसले थे लोगों के, उनके सुना गया, समझा गया। पूरी कमेटी बनी थी इसमें कि 10-12 लोग थे, जिसमें हमारे चेयरमैन उस समय के थे, उस समय चेयरमैन थे हमारे उस समय के, और लोग थे उसमें। तो उन्होंने हमारा उद्देश्य था कि जो भी इनकी समस्या है बेहतर तरीके से रिहेबिलिटेशन का किया जाए। उस कमेटी ने जो है आप कुछ चीज़ों को बढ़ाया भी। जैसे हमारा कैश प्रोविजन 2 लाख एकड़ होता था, उसको उन्होंने 5 लाख कर दिया। जो लड़के 1990 में जो 21 साल के हुए, उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की व्यवस्था की गई। कट ऑफ डेट थी 85, लेकिन 2090 में जो 21 साल के बच्चे हो गए थे उनको भी उन्होंने पैसा देने की कुछ उनको सहायता दी गई। इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे अब 78 जो हमारा डेट तक रूरल रिहेबिलिटेशन में जो लोग धारा 4 एक होता है, धारा 4 से पहले किसी ने बेच दिया हो तो पहले नहीं मिल रहा था। इस कमेटी ने माना कि उस चीज़ को उनको, जो लोग धारा 4 से पहले बेचा है उनको ये सुविधा जो खरीदा उसको सुविधा दी जाए।
तो कुछ सुविधाएं उन्होंने बहुत चीज़ें दी गई, वो पूरा ध्यान नहीं है, याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं उनको दी, जो जो समस्याएं लोग कह रहे थे सब पर ध्यान दिया गया और बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ मसले को निस्तारण किया गया। अच्छा अच्छा, मतलब वो उनके माने आशंकाओं को बाईपास करके नहीं, बाईपास करने का तो पर्पज ही नहीं होता है भाई। हम तो उस चीज़ को, जब तक हम किसी कोई आदमी, हम हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों से कैसे देते, हमारा कोई वहाँ मेरा घर होता तो मैं कैसे करता, वैसे ही करता जो मेरा घर होता, वैसे ऐसे दूर किया गया उस चीज़ को। जैसे सर, जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई खट्टा मीठा अनुभव सुनाना चाहेंगे जिसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात थी, मैं जो बताना चाहूँ तो कि मैं उन टिहरी के समस्त लोगों को, मेरा एक प्रणाम उन लोगों को कि बहुत ही जनता वहाँ की प्रगतिशील है। अच्छा, प्रगतिशील है। यदि हम कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाए होते, यदि वहाँ की जनता नहीं चाहती तो बना नहीं सकते थे। अच्छा, जनता ने चाहा इसलिए बना पाए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।